आज का जो लेक्चर है इट इज अबाउट इफेक्ट्स ऑफ करंट। बेसिकली हमने करंट जो पढ़ा था दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, अब रिगार्डलेस ये हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज पॉजिटिव चार्ज और इट इज नेगेटिव चार्ज, तो फ्लो ऑफ करंट विद हम मैग्नीट्यूड जब मेजर करते हैं तो आइदर हम पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं तो वो कन्वेंशनल करंट है, या हम नेगेटिव चार्जेस के फ्लो को कंसिडर करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो रिगार्डलेस ऑफ द करंट जो उसकी अमाउंट ऑफ करंट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ के चार्ज के फ्लो करने से या करंट के फ्लो करने से, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से वेरियस एक्सटर्नल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो ऑब्वियस इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द केमिकल इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कंसीडर करेंगे द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में अब ये देखिए कि जब कोई भी कंडक्टर है, फॉर इंस्टेंस कंडक्टर के लिए हम कंसीडर करते हैं कोई भी मेटालिक वायर है। अब मेटालिक वायर के अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं दे विल कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द वायर। जब कोलिजन होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ द वायर, तो ईच कोलिजन में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज होगी एंड दिस एनर्जी इज बीन ट्रांसफर टू द एटम्स। इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्लो कौन से कर रही है, चार्जेस, चार्ज कैरियर्स। एक कंडक्टर में जो मेटल वायर है, जो एक कंडक्टर है, उसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मूव करेंगे तो ये कोलाइड करेंगे विद द एटम्स ऑफ द वायर, और जब वो एटम्स ऑफ द वायर के साथ कोलाइड करेंगे तो वो एटम अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेंगे एटम्स को। अब जो एटम्स ऑफ द वायर पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी, अब एटम्स उसकी वजह से वाइब्रेट करेंगे और वो फास्टली वाइब्रेट करेंगे। वैसे अगर आप किसी भी कंडक्टर की बात करें, किसी भी मटेरियल की बात करें, उसमें एटम्स जो हैं वो वाइब्रेशनल मोड में होते हैं, हमेशा वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल इफेक्ट आता है, जैसे ये इसमें कोलिजन आ रही है, तो उनकी वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जितनी फास्ट वाइब्रेशन होगी, उस फास्ट वाइब्रेशन की वजह से वायर जो है वो हॉट होती जाएगी, और वो हॉट होती जाएगी। इसमें ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ये डिपेंड करेगी विद द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कि कितनी जो है वो रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जितनी एटम्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, जितनी नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ करंट को। और तो हीटिंग इफेक्ट जो इसमें प्रोड्यूस होगी, इट इज गिवन बाय द रिलेशन गिवन हुआ हीटिंग इफेक्ट एच से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। एच इज रिप्रेजेंटिंग द हीटिंग इफेक्ट, so the amount of heating effect is equal to I square. I square is the current in the wire that is flowing, R is the resistance of the wire, and T is the time interval during which the current is flowing through the wire. So this heating effect, अब ये जो external effect create हुआ है due to the flow of charges या करंट के फ्लो की वजह से एक एक्सटर्नल हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया, ये यूजफुल किसका है कि ये डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक इलेक्ट्रिक हीटर्स, केटल्स, टोस्टर्स एंड डिफरेंट जो आपकी हीटिंग के एलिमेंट्स हैं, जो हीटर्स आप यूज कर रहे हैं, उन सब के अंदर ये आपके हीटिंग इफेक्ट, दैट इज द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द करंट। जो फर्नेसेस के अंदर हम यूज करते हैं, फर्नेसेस के अंदर भी जो आपके रॉड्स होते हैं वो भी हीट अप होते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है इन डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूटिलाइज होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। Magnetic effect is also an external effect which is produced when current is flowing. यानी कोई जब चार्ज मूव करते हैं, ये सबसे पहले डिटरमिन हुआ था कि कोई भी मूविंग चार्ज है, दैट इज द करंट। इट वाज डिस्कवर्ड in 1819
बाय प्रोफेसर हेंस ऑयस्टर। उनने ये डिस्कवर किया था कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है अराउंड मूविंग चार्जेस। सो उसमें ये शो करवाया गया था कि अगर आपने कंसीडर किया है कोई कंडक्टिंग वायर है, ये यू कैन सी इन द फिगर ए, जिसमें ये कंडक्टिंग वायर है, ये किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, बैटरी से कनेक्टेड है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें ये देखा गया कि इस करंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुई है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो करेगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड उस करंट का ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और जितना आपने कंसीडर करते हैं उसके करीब होंगे, यानी जितना उस करंट कैरिंग वायर जो कि जिसपे से करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर में से जो कि प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, जितनी उसके करीब होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड होगी। जितना उससे दूर होगा, सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही उसके फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। अब ये डिफरेंट उन्होंने दिखाया कि डिफरेंट कॉइल्स के थ्रू कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास करती है, आगे ये तो सिंपल एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो दूसरी एग्जांपल में भी उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ये एरो के साइन के साथ दिया कि दो आपकी ये फ्लो ऑफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये कोई आपके कॉइल्स हैं, कॉइल्स हैं, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी। और अगर सोलेनाइड मटेरियल है आपका, तो सोलेनाइड मटेरियल के ऊपर अगर करंट फ्लो करता है, उसमें भी वायर्स होती है, जो वायर्स रैप हुई होती हैं किसी मेटल के ऊपर। तो जो वायर्स के ऊपर से जब करंट फ्लो करता है, तो उस फ्लो ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, इट इज वेरी यूजफुल। और ये यूजफुल कहाँ पे है? इट इज यूज फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी किसी मटेरियल को आपने अगर उसमें से करंट फ्लो करवाया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल जो है वो आप इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, दे बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इनकी सेवरल एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इसमें एमीटर के अंदर यूज होता है, वोल्ट मीटर के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैंस के अंदर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट यूटिलाइज होता है। नाउ द थर्ड वन विच इज केमिकल इफेक्ट। यूजुअली अगर आपका मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो लिक्विड की फॉर्म में है, पहले जो थे हमने कंसीडर किए वो कंडक्टिंग वायर्स थी, ठीक है, जिसमें हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। नाउ वी आर कंसीडरिंग दैट द मटेरियल इन विच करंट इज फ्लोइंग इज लिक्विड बेस। अब लिक्विड बेस के अंदर एक मटेरियल, उसमें जब करंट फ्लो करता है, यानी करंट की चार्जेस को फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब कंसीडर इसमें एग्जांपल कंसीडर की हुई है कि डाइल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को यूज किया, और इस प्रोसेस को जब इसमें से करंट को फ्लो करवाया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में आप केमिस्ट्री में ये पढ़ चुके होंगे कि केमिकल चेंजेस किस तरह से होती हैं, कि केमिकल इफेक्ट्स क्रिएट किस तरह से होते हैं जब करंट उसमें से फ्लो करता है। तो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ लिक्विड होता है। अब ये जो है वो डिपेंड किन के ऊपर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कितनी अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और लिक्विड जो आप यूज कर रहे हैं वो कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में इसके मेन कंपोनेंट्स देखें, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इसमें यूज होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से, यानी जो लिक्विड है जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरी उसमें दो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। अब वो इलेक्ट्रोड्स दे आर मेड ऑफ अ वायर और रॉड और प्लेट, और जिनका काम क्या होता है? दे सप्लाइज द करंट, सप्लाइज करंट करते हैं, और करंट को वहां से इनटू एंड आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स आप यूज होते हैं, जिसमें एनोड और कैथोड होता है। एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कन्वर्ट अटैच होता है, जबकि कैथोड इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो
वोल्ट मीटर इज ऑल्सो अटैच। वोल्ट मीटर का काम क्या होगा कि वो मेजर करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो जो एक्सप्लेन, अगर हम एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है, इसमें यहाँ पे शो हुआ है कि ये दो आपकी कॉपर प्लेट्स हैं। ये कॉपर प्लेट जो हैं वो कनेक्टेड हैं थ्रू एन एमीटर विद अ बैटरी। ये कोई बैटरी के साथ कनेक्टेड है और ये पोटेंशियल डिवाइडर या हम कहें कि रियोस्टैट अटैच है। रियोस्टैट का काम क्या होता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब रेजिस्टेंस वेरी करती है तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आप कामयाब ज्यादा कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कम करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो करेगा। तो इस प्रोसेस में एनोड और कैथोड दो प्लेट्स हैं जो कि एक कॉपर की बनी हुई है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, अब इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है विच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। इसके अंदर सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, इसके अंदर ये सोल्यूशन लाई कर रहा है। यहाँ पे ना ये सोल्यूशन है इसके अंदर प्रेजेंट। अब इस सोल्यूशन के अंदर इन दो प्लेट्स को डिप किया हुआ है। अब इनमें जो पॉजिटिव आइंस है, कॉपर आइंस है, दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड। और इसमें क्या होगा कि मीनवाइल जिस तरह से सल्फेट आइंस मूव करेंगे एनोड की तरफ और कॉपर के आइंस मूव करेंगे एनोड की तरफ। और ये जो कॉपर की आइंस हैं ये सप्लाई कौन कर रहा है, ये जो प्लेट्स हैं इसमें से डिसॉल्व होके कॉपर के एटम्स डिसॉल्व होकर सोल्यूशन के अंदर जाएंगे जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है वाटर के बेस के अंदर, वाटर बेस सोल्यूशन है। उसके अंदर ये डिसॉल्व होकर प्लेट जाएंगे और ये एट द एंड ऑफ द प्रोसेस व्हाट विल हैपन कि जो कैथोड है उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाएगी, दैट इज द लेयर ऑफ द कॉपर। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कहते हैं, कोई भी आपका चीपर मटेरियल है या आपका लो कंडक्टर यानी पुअर कंडक्टिंग मटेरियल है उसके ऊपर आप ये गुड कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर की जब कोटिंग करवा देते हैं जो कि एक्सपेंसिव मटेरियल है तो आप उसको उसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे पूरे एक कॉपर को आप फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि कॉपर की एक्सपेंस ज्यादा है, अगर आप पूरे के पूरे कॉपर की वायर को यूज करेंगे फॉर द ट्रांसफर ऑफ द करंट तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्योंकि और अगर आप किसी इंसुलेटर या कोई पुअर कंडक्टर के ऊपर प्लेटिंग कर देंगे कॉपर की तो उन दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। क्यों एफिशिएंसी सेम होगी, क्योंकि तमाम कंडक्टर्स पे चार्ज जो है वह आउटवर्ड्स होता है, इनसाइड चार्ज नहीं लाई करता। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज जो है वो बैलेंस फ्री चार्जेस जो है उन्होंने पास करना होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के सबसे पहले इसके देख लेते हैं डेफिनेशन। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across the ends provided the physical state such as temperature etc of the conductor remains constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को चेंज कर सकता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम ये कहते हैं कि जो फ्लो ऑफ करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू फ्लो द चार्ज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लाई करेगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। तो दिस लॉ वाज named after Simon Ohm in 1826 he gave that law। और उसमें इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट में करंट फ्लो करवाया थ्रू अ मेटल कंडक्टर एंड ही ऑब्जर्व दैट द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और इस रिलेशन को इसलिए आफ्टर इट्स नेम हम कहते हैं ओहम्स लॉ। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। नाउ कंसिडरिंग द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, उसमें स्टेट क्या किया है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द एंड। V इज प्रोपोर्शनल टू I और प्रोपोर्शनैलिटी को
इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस आर। ये रेजिस्टेंस आर जो है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट दिस कांस्टेंट, ओम्स लॉ की शेप बन जाएगी V इज इक्वल टू आर आई, और हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं दैट इज द रिलेशन बिटवीन द potential difference across the two ends divided by the amount of current flowing when the temperature is kept constant। यानी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके लिहाज से हम कंसिडर कर सकते हैं ओम्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट को कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ends of the conductor to the current flowing in it remains constant। जब ये कांस्टेंट रहता है दैट इज कांस्टेंट इक्वल टू आर, तो ये सेकंड स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज नोन एज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अब ये जो रेजिस्टेंस इसमें आया है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डायमेंशंस एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर। ये इसकी डिफरेंट है कि नेचर ऑफ द मटेरियल, उसकी डायमेंशन कितनी है, और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर यानी उसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर के ऊपर रखा है। ये इन तमाम चीजों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और उसकी सेकंड डेफिनेशन जो उन्होंने रेजिस्टेंस की दी हुई है, the resistance is a measure of the opposition to the motion of electron due to their continuous bumping with the atoms of the lattice। यानी जो continuously electrons atoms of the wires के साथ collide करते हैं, this will provide the opposition to the motion of the electrons। जब collide करेंगे तो उनकी kinetic energy जो है वो लूज होगी, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होगी वो गेन हो जाएगी एटम के अंदर, एटम एब्जॉर्ब करेंगे और वो विगरसली मूव वाइब्रेट करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब होगा। सो इट इज द ऑपोजिशन कि जब आपके उससे कोलाइड करते हैं तो हम रेजिस्टेंस को कहते हैं कि ये डिपेंड कर रही है ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे। और यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स की हम फॉर्म में लिखते हैं, और कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it, then a potential difference of 1 volt is applied across its end। तो ये डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ohm। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो ओम है उसकी डेफिनेशन गिवन है, और सिंबल उन्होंने ओम का सिंबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इफ I is measured in amperes, V in volts, so resistance is measured in ohms। So ohms is equal to volt per ampere। So there are several devices। अब कुछ devices होते हैं कंडक्टर्स, हम उनको कहते हैं कि वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओम्स लॉ को वो डिवाइसेस जो ओबे करती हैं हम उनको कहते हैं कि वो ओमिक डिवाइसेस हैं। अच्छा, दीज ओमिक डिवाइसेस किस तरह से ओबे करती हैं कि उनके अंदर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का दैट इज कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी आप अगर ग्राफ ड्रॉ करें फॉर द ओमिक डिवाइसेस, यू कैन सी ऑन द फिगर 13.7 कि इस फिगर से हमें शो हो रहा है कि फॉर द ओमिक डिवाइसेस V and I रिमेन्स प्रोपोर्शनल। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी तो ग्राफ हमें किस तरह का देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। इट मीन्स दैट द रेजिस्टेंस थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात की जाए, नॉन ओमिक डिवाइसेस में
फिलामेंट बल्ब है एंड द सेमीकंडक्टर डायोड्स है। अब फिलामेंट बल्ब में किस तरह से, फिलामेंट बल्ब में जब वायर जैसे फ्लो कर रहा होता है करंट, तो करंट फ्लो करता है, जब ये देखेंगे इसमें कंसीडर किया हुआ है एक फिलामेंट वायर का ग्राफ के थ्रू शो करवाया हुआ है कि वो किसका नॉन ओमिक है, कि जब स्टार्ट करते हैं करंट को फ्लो करना फ्रॉम जीरो, जैसे उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है करंट का, उससे देखिए पोटेंशियल जो है उसके इक्विवेलेंट आ रहा है, लेकिन आफ्टर दैट टाइम उसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो गई है, कर्व उसकी कर्व नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं रही, उसने चेंज कर लिया, थोड़ी सी कर्व आ गई। अब ये कर्व इसमें किस तरह से आई है, दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस वजह से इंक्रीज हुआ कि जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा एटम्स मोर विगरसली वाइब्रेट करने लगेंगे, तो ऑपोजिशन जो है वो इंक्रीज करेगी टू फ्लो द चार्जेस, ऑपोजिशन टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, वो इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो ऑपोजिशन इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, इसलिए आपके जो फिलामेंट बल्ब है इसको नॉन ओमिक डिवाइस कहा जाता है। और अगर कंसीडर करें अनदर एग्जांपल इज ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आप ये देखते हैं उससे सेमीकंडक्टर में विद रिस्पांस की वो कंडक्टर उसकी प्लॉट इस तरह से, तो जो डिवाइसेस इस प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो नहीं करती, उनका स्ट्रेट लाइन नहीं आती, वो ऑल दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड द नॉन ओमिक डिवाइसेस which are clearly visible through these ग्राफ, IV ग्राफ्स के थ्रू हम ये डिटरमिन कर सकते हैं। Now next is the review of series and parallel combination of resistors। यूजुअली आपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया होगा 10th क्लास 9th क्लास में, ये आपके सिलेबस में मौजूद था कि दो कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, दूसरा आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें 3 रेजिस्टेंस अटैच है, तो जो 3 रेजिस्टेंस इसमें अटैच होते हैं तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप वो आता है, और जो करंट उसकी वैल्यू होती है दैट इज सेम थ्रू आउट द, यानी I इज द करंट विच इज फ्लोइंग, इट इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट I फ्लो करता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होता है। While in the case of और इसका इक्विवेलेंट फॉर द सीरीज हम ये कंसीडर करते हैं फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर 3 रेजिस्टेंस लाई करते हैं तो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस is equal to the equivalent resistance. While for considering a parallel arrangement of number of resistors, अब ये कंसिडर करें 3 रेजिस्टर्स हैं that are arranged in a parallel form, जो पैरेलल अरेंजमेंट में है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अटैच होते हैं तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप इज डेवलप अक्रॉस दिस एंड, ये और ये जो उसका एंड है इसके अक्रॉस, ये इसका एक एंड है, ठीक है, ये एक एंड है एंड दिस इज, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V जो कि प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसे, लेकिन जो करंट इसमें से फ्लो करता है तो ईच ब्रांच में से करंट जो फ्लो करेगा, अगर I इज द टोटल करंट, वो I करंट इस ब्रांच में से जब पास करेगा तो उसको 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, एक ये पाथ मिल रहा है, एक ये पाथ मिल रहा है और एक ये पाथ मिल रहा है, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फॉर I1 this resistance this current drop will be equal to I1 I1 के इक्वल होगा, यहाँ पे I2 के इक्वल होगा, और इसके अक्रॉस जो डेवलप होगा करंट फ्लो करेगा दैट इज इक्वल टू I3। तो फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी अरेंजमेंट में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते थे तो फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस वाज मेजर्ड बाय एडिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंस, जो जितने भी रेजिस्टेंस है, अब इस केस में आपके पास 3 रेजिस्टेंस है तो उनका रेसिप्रोकल लेके उसको ऐड कर जब किया जाता था तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था।